बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। वीकेंड खुशगवार हो गया है जी। रात से ही शहर में ठंडी हवाएं भी चल रही थी, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी हुई और आज सुबह से ही शहर पे बादलों का राज था और मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी इस वक्त हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी है। तो ये प्रेडिक्शन तो हम आपको बिल्कुल वीक के स्टार्ट से ही कर रहे थे कि इस हफ्ते के एंड पर शहर में बारिश होगी, मौसम खुशगवार होगा। तो खुशगवार मौसम लाहौरी अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं और आज तो वैसे ही वीकेंड है तो फिर लाहौरी प्रॉपर तरीके से अपने वीकेंड को इंजॉय करना तो अच्छे तरीके से जानते हैं। कुछ शहर की खबरें भी डिस्कस करेंगे, अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं कुछ खुशगवार मौसम की। तो ये कुछ रात के मनाजिर थे, आंधी भी चली और ठंडी हवा भी चली, हल्की फुल्की बारिश भी हुई। और आज जब सुबह मैं दफ्तर के पास पहुंची तो इस इलाके में बारिश हुई थी, जबकि मेरा घर जहाँ पर है वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी। तो मैं एकदम से परेशान हो गई कि जी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हुई है, मौसम खुशगवार है। तो अभी की क्या सूरत हाल है, बाहर का मौसम कैसा है और लाहौरी इस मौसम को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। कोमल इस वक्त बाहर मौजूद है, कोमल की तरफ चलते हैं। कोमल बताइएगा मौसम कैसा है शहर का और आज क्या बारिश की प्रेडिक्शन की जा रही है, रात तक मौसम ऐसे ही खुशगवार रहेगा? जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता रात तेज़ आंधी की वजह से शहर लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना था और जैसे ही सुबह सवेरे हुई और सुबह सवेरे में बारिशों का सिलसिला जारी रहा, गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई और मौसम जो है वो मज़ीद सुहाना हो गया। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि आज आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश जो है वो वक्फे से होगी, शहर के मुतादिद इलाकों में होगी, जिसके बाइस मौसम मज़ीद दिलफरेब होगा। और मानसून के बारिशों के हवाले से बताऊँ तो पंजाब समेत लाहौर में जो मानसून की आज पहली बारिश हुई और महकमा मौसमियात की जानिब से जुलाई के पहले हफ्ते में तेज़ बारिशों की पेशगोई की गई है, जबकि जुलाई का इख्तिताम जो है वो भी इसी तरह मानसून की तेज़ बारिशों के साथ होगा। और अगस्त के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि वक्फे से हल्की फुल्की बारिशों का सिलसिला अगस्त के पहले हफ्ते में भी इसी तरह जारी रहेगा। और इस वक्त का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार है। शहरी जो है इस मौसम को इंजॉय करने के लिए पार्कों में आए हुए हैं। अगर मेरे कैमरामैन अबू बकर शान आपको दिखा सकें तो इस वक्त भी मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है, पत्ते जो हैं वो हवा में झूम रहे हैं, हल्की हल्की हवाओं का सिलसिला भी जारी है और शहरी वर्जिश के लिए पार्कों में आए हुए हैं। और मौसम खुशगवार और शहरी जो हैं वो पार्कों में ना आए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। शहरी पार्कों में इसलिए आए हैं ताकि कुछ अच्छी यादों को समेट सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी बना सकें और इस खुशगवार मौसम में रंग बिरंगे फूल जो हैं वो और भी ज़्यादा मुनफरिद दिखाई देते हैं, आंखों को ठंडक पहुँचाते हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। और ये भी कहा गया है कि 24 घंटों के दौरान बारिश मज़ीद हो सकती है, मौसम मज़ीद खुशगवार हो सकता है और जिसकी वजह से शहरियों को ये भी कहा गया है कि इस मौसम को जितना हो सके इंजॉय करें, क्योंकि शहरी जो थे पिछले दिनों गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा निढाल दिखाई दे रहे थे और आज मौसम खुशगवार होने की वजह से शहरियों के चेहरे जो हैं वो भी खुशी से खिलखिला उठे हैं। शहरी इस मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और मैं भी जो है बीपर के बाद जो है चाय पीऊँगी और इस मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँगी। लाहौरी हूँ, लाहौरी होने के नाते जो है मैं खूब जानती हूँ कि इस मौसम को कैसे इंजॉय करना है और मैं ये भी प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि शहरी जो हैं वो इस मौसम को वो भी इसी तरह इंजॉय करेंगे। और ठीक है कोमल, थैंक यू सो मच। लाहौरी भी मौसम को खूब इंजॉय करेंगे आपकी तरह। पीछे मैं देख भी रही हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो बाहर भी आए हुए हैं मौसम को इंजॉय करने के लिए। और आज जब वक्फे से बारिश की भी पेशगोई की गई है, पीछे जो मंजर नज़र आ रहा था, एक तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि जी सुबह के औकात में आपको ये चीज़ें वैसे ही आंखों को खुशनुमा लगती हैं और फिर जब मौसम खुशगवार हो जाता है तो ये सब्ज़ा हरियाली चरिंद परिंद जो है ये नेचर की वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो खुशगवार मौसम में मैं तो ये कहूँगी कि 4 चांद लग जाते हैं। तो कोमल हमें मौसम की सूरत हाल बता रही थी जी, आज बारिश की भी पेशगोई की गई है, यानी आज वीकेंड जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। आगे मानसून बारिशों की भी पेशगोई की जा रही है, आप तैयार रहे। बारिश के साथ वाला एक पहलू मैं आपको वो भी बताती चलूं जी, मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बिजली गायब है, बल्कि कुछ इलाकों में तो रात से ही बिजली गायब है, तो इस पे लोग परेशान हो जाते हैं। इस पे भी हम बात करेंगे। आगाज कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर है जी यू टर्न पे यू टर्न, मोबाइल कॉल के टैक्स पर हुकूमत का यू टर्न।
इलाज के लिए ख्वारी शहरियों का मुकद्दर, पहले पैसे दो फिर व्हील चेयर लो। और इसके बाद ये गैर एलानिया लोड शेडिंग के लिए तैयार हो जाएं, शहर में बिजली और गैस के बहरान के खदशात। और बच्चों से ज्यादती के वाकयात में शहर का पहला नंबर, लाहौर में 68 बच्चों के साथ बदफीली। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। आज की खबरों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। ये खुशगवार मौसम के असरात मुझे आप पे भी नज़र आ रहे हैं, कुछ आपका मूड भी मुझे खुशगवार आज नज़र आ रहा है। मैं तो हर वक्त खुशगवार, आपको जब भी प्रोग्राम में आप मुझे बताया मैं कब ना खुशगवार हुआ हूँ। हाँ, मुझे कोमल का बिपर सुन के ऐसे लग रहा था उसको ज़बरदस्ती शायद भेजा गया। वो मौसम एंजॉय करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन भट्ट साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मौसम जो है ना, अल्लाह ताला का एक ऐसा तोहफा होता है कि आपका मूड खुशगवार हो ना हो, आपका काम करने को दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो। मैंने आज ऐसे ही विंडो साइड पे करके देखा ना कि बाहर बड़ा अच्छा मौसम है, खुद ब खुद आपको एक ना वो खुशनुमा सा एहसास होने लग जाता है और एनर्जी से आने चलो लग जाता तुसी थोड़ी की एनर्जी ले आइयो, साडा की कसूर है। अभी आप बाहर जाएंगे, देखिएगा आपको मौसम कितना भाई अच्छा है। देखें, मौसम को एंजॉय करने के लिए अंदर का मौसम भी खुशगवार आपका होना ज़रूरी है। लाजमी नहीं है बाहर बारिश हो रही हो, हवा ठंडी चल रही हो तो आपका अंदर का मौसम खुशगवार हो। लेकिन जब लोगों के अंदर गिरदो गुबार हो तो ये बाहर का मौसम उनके इस गिरदो गुबार को नहीं धो सकता। जब लोग बेचारे महंगाई से परेशान हो, बिजली ना हो आपके मुझे घर के अंदाजा हो अंदर। गया था भट्ट साहब ने ये जो मैंने टॉप स्टोरी शेयर की है ना, ये बहुत गौर से सुन ली है। और भट्ट साहब जो है ना, नहीं मैंने आएंगे हम सुनी इसकी नहीं, तरफ। मैंने बिल्कुल मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रियलिटी पसंद होता जा रहा हूँ। खौफ आने लग पड़ा मुझे इस बात से कि मैं बहुत ज़्यादा हकीकत पसंद होता जा रहा हूँ। देखिए, बाहर मैं भी आया, मेरा भी यानी कि ये वो मौसम है कि इस मौसम के अंदर जब बारिश होती थी। भट्ट साहब, जून में ये ब्लेसिंग है अल्लाह सर ताला की। बिल्कुल है। अल्लाह पाक, मैं आपको बताऊं, अल्लाह पाक ने अपने बंदों के ऊपर जितना करम किया है और वो जितना करम कर रहा है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, हमारे अमाल इस तरह के नहीं है कि हम पे अल्लाह पाक इतना करम करे। बिल्कुल जून सही के कह रहे हैं। अंदर इतनी गर्मी पड़ रही है और फिर अल्लाह पाक ये इस तरह का मौसम ले आए, ये अल्लाह पाक का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बुनियादी चीज़ वही आ जाती है, यानी कि मैं इस मौसम को देखता हूँ ना तो हमें अपना वो लड़कपन याद आ जाता है कि बारिश हो रही है, पानी सड़कों पे खड़ा हो गया है। अब तो हम इस पानी के अंदर गए, वो यार नहीं यार कोई जरासीम लग जाएंगे। इस गंदे पानी के अंदर हम दौड़े लगाते थे, रेसे लगाते थे, बारिश को अच्छा जी, एंजॉय करते आयशा, मुझे थे। लगता है कि बिजली की बहुत सताई हुई है। मुझे कह रही हैं कि जी बारिश, मौसम अच्छे के साथ बिजली गायब है, ये भी बता नहीं, दीजिए। ये बिल्कुल मैंने तो आपको मुख्तलिफ पहले इलाकों में कहा। बिजली देखिए, गायब मैंने तो आपको आते कि जिस घर के अंदर बिजली नहीं होगी वो खाक बेचारा मौसम एंजॉय कर। अच्छा, हमारा अजीब सिस्टम है, बारिश ज्यादा हो जाए बिजली हमारी गायब हो जाती है। अच्छा, गर्मी ज्यादा पड़ने लग पड़े बिजली हमारी गायब हो जाती है। सर्दी आ जाए, सर्दियों के अंदर सर्दी पड़ने लगे बिजली गायब हो जाती है। बिजली गायब हो जाती है। अच्छा, ये वैसे ये चीज समझ से बाहर है। समझते समझते मेरे वाल चिट्टे हो गए ना, हाल तक समझ नहीं लगी। कोई कहेंगे लोड ज्यादा है। अच्छा, अब ये देखिए, पिछले दिनों लोड भी ज्यादा नहीं रहा। हम ये कहें कि लोड ज्यादा है, आपने इस हफ्ते से ही मार्केट्स खुलनी है ना, 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं, ऐसे ही है जी। लोड कहाँ से ज्यादा आ गया आप मुझे बताएं। बुनियादी तौर पर ये नाहली है इनकी कि इनसे बिजली जो है उसकी जो मैनेजमेंट है वो क्या कहेंगे एक उसको। चीज तो वाजे है, आज हमारे पास वो आप कहते ना कि एक हमने वो देख लिया है, ट्रेलर देख लिया है कि बारिश हुई है और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चली गई रोज ही है। देखते हैं। शाहिद सिपरा साहब ने ये वाजे कह दिया था कि मॉनसून बारिशों में आप तैयार हो जाएं, क्योंकि हमारा सिस्टम इंतहाई बोसीदा है, बारिशें होंगी, बिजली नहीं आएगी। ये तो कंफर्म है मैं तो करने को बिजली और ये मुस्तार नई चीज भी नहीं है भट्ट साहब। सर मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, देखें साबका हुकूमत ने जो बिजली के प्रोजेक्ट लगाए उसके दौर के अंदर बिजली बहुत कम लोड शेडिंग। अगर आप गौर करें तो उनके आखिरी टन्योर के अंदर बिजली की लोड शेडिंग बहुत कम हो गई थी। अब जब ये आए हैं तब भी बिजली की लोड, लेकिन अब एकदम फिर लोड बढ़ गया है। मुझे ये समझ नहीं लग रही है कि हमारा अगर सिस्टम जो है वो अपग्रेड होने वाला है तो हम अपने सिस्टम को अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं। दो चीजें हैं, मैं वही कह रही हूँ, दो चीजें हैं। एक तो बिजली लोड शेडिंग होनी है, उसके लिए लाहौर तैयार हो जाए, उस खबर की तरफ आएंगे हम। लेकिन अब आगे अगर पूरा महीना मानसून की बारिशें होती हैं, मैं जिस खुशगवार मौसम की बात कर रही हूँ वो तो रंग में भंग डाल देती है लेस को।
ये जो हमारे लिए अल्लाह ताला रहमत बरसाता है, इसको जहमत बना देती है। पूरा पूरा दिन बिजली गायब रहती है। मुझे ये सिर्फ बता दें कि हमने इसको ब्यूटिफिकेशन के तहत कुछ इलाकों में वायर्स अंडरग्राउंड करने का काम शुरू किया और वो वहाँ का वहाँ ही रुक गया। एक दो इलाकों में आपने की, सिस्टम आपका इतना बोसीदा है तारे, और अंदरून शहर वाली साइड पे तो अल्लाह ताला रहम करे, करंट लगने के वाक़यात इतने होते हैं। आप जिंदगियों की, जानों की हिफाजत के लिए शहर के कुछ हिस्सों में तो इस काम का आगाज़ कर सकते हैं ना, जहाँ पे हालात ज़्यादा ख़राब है। क्यों नहीं किया जाता ये? सर तरजीहात नहीं है, तरजीहात नहीं है। ये तरजीहात आएंगे, इतने पैसे बटोरे जाते हैं बिलों की मद में, जी महंगाई कर फिर तरजीहात। आप ये देखें ना कि हर महीने 2 दफा लाजमी बात है, महीने में 2 दफा बिजली के यूनिट की कीमत के अंदर इजाफा लाजमी है, लाजमी है। अगर पेट्रोल की प्राइस में इजाफा नहीं होगा तो बिजली के यूनिट के अंदर लाजमी तौर पर इजाफा होगा। आपने बिजली का एक यूनिट जो है वो मेरे ख्याल में 100 रुपए का पड़ रहा है, या पता नहीं 110 रुपए का पड़ रहा है, राउंड अबाउट इतने पे ही चला जाता है। यानी कि आपने जो स्लैब्स बना दिए उस हिसाब से, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि पैसे आपके पास देखें, आप अंडरग्राउंड वायर्स कर दें, जब पीछे से ही सिस्टम अपग्रेड नहीं है तो वायर अंडरग्राउंड करने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपने पिछले दिनों एक तो ये निकाली जो कराची के अंदर था कि जी जिन इलाकों के अंदर बिजली ज्यादा चोरी है वहां पे लोड शेडिंग ज्यादा होगी। उते भाईजान फड़ो ना, यहाँ पे भी हुआ था, वही कह रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ कि लाहौर में आप ले आए ना। पड़ेगा। लेकिन क्या 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 लेस्को वाले, लेस्को हेडक्वार्टर के अंदर बैठे हुए एक्सियन को नहीं पता कि कौन सा घर, कौन सा कारखाना, कौन सा दुकानदार जो है वो बिजली चोरी कर रहा है, उसके लाइनमैन को पता है, 100% पता है। ये कहना कि नहीं पता, हाउ इज इट पॉसिबल? यानी कि जब आप साथ मिले होंगे तो फिर यही कुछ होगा ना। सिस्टम आपने अपग्रेड नहीं करना, आपकी तरजीहात में नहीं है। आपकी तरजीहात में सिर्फ एक ही चीज़ है, मैं वो फिर वही गल कहूँगा, ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਸੁੰਨ ਬਰਸਾਨ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। सियासी मामला जो है ना, ये आपको एक तरफ रखने चाहिए। अगर लेस्को अपने सारिफीन को जो है वो बिलों की मद में अच्छे खासे पैसे उनसे वसूल कर रही है तो फिर उनकी सहूलियात भी सोचना। अभी आयशा ने राब्ता करने भी कोशिश की है लेस्को चीफ साहब से, और उनके पीआरओ से बात हुई है जिन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। वो फिर वजूहात भी है ना, बात करें तो जवाब क्या दें। हम तीसरी खबर पहले शामिल कर लेते क्योंकि हम शहर में लोड शेडिंग का जिक्र भी कर रहे हैं, आगे भी होनी है। मैं ब्रेक के बाद जब आऊंगी तो खैर हमने जिक्र करना है कि शहर में गैर इलानिया लोड शेडिंग के लिए जो जा रहा है कि अब शहरी तैयार हो जाए। वैसे तो बाय द वे पहले भी ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब जब ये ऐलान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सब लोग तैयार हो जाए तो क्या हाल होने वाला है। अच्छा, लोड शेडिंग तो होगी, गैस भी नहीं आनी, गैस की लोड शेडिंग भी होगी। अब ये क्या साइंस है मुझे तो समझ नहीं आ रही। इस पर बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस अब कहा जा रहा है कि लाहौरिये तैयार हो जाए क्योंकि गैर इलानिया लोड शेडिंग होने वाली है। एक तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, शहर में बारिशें होंगी और फिर शहर में वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि लोड शेडिंग भी होगी। जी भट्ट साहब, पहले तो मैंने दसो ऐलानिया ते गैर ऐलानिया की होती है, बता के करेंगे ना कि हम लोड शेडिंग कर रहे हैं, ये वजूहात हैं। वाकई मैंने भी ये कहा है कि पहले भी ये सिलसिला है, लेकिन भट्ट साहब वो जो घंटों घंटों लोड शेडिंग हमने देखी है ना कि 2 घंटे 3 घंटे आपको मुसलसल बिजली गायब है और उसका ऐलान भी नहीं किया गया। ये अब ये प्रेडिक्शन की जा रही है वो वाली लोड शेडिंग होने वाली है। लोड शेडिंग की फर्क पड़ा, मैं तुसी दसो। अच्छा चलें, आप मान ली आपकी बात, लोड शेडिंग होने दें। आप मुझे ये बता दें बिजली के बिल कम आएंगे लोड शेडिंग होगी तो? मैं वही तो कहने लगा था, तुसी अगो मेरी गल पहले लगदा तुसी फड़ लेते हो। नहीं मैं पूछ रही, बिजली दे बिल उंज ही आने ने, बिजली दे बिल उंज ही आने ने 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार, 12 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार, इस तो थल्ले बिल ने कभी भी नहीं आना। भूल गई है ताड़ी। भट्ट साहब यहाँ पे लिखा है खबर में 10 घंटे भी बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है। ये कम टाइम नहीं है, एक तो गर्मी। अच्छा जी, वजह क्या बताई जा रही है? एंग्लो टर्मिनल की सालाना मुरम्मत के बायस 600 मिलियन LNG सिस्टम से निकल जाएगी। ये मुरम्मत करने का यही वक्त याद आया था भट्ट साहब? यही द पॉइंट मैंने खबर पढ़ी कि यानी कि आप उस वक्त क्या कहते हैं ये सालाना मुरम्मत कर रहे हैं कि जब गर्मी पीक पर है, जिस वक्त लोगों को जो है वो पंखे की हवा चाहिए,
एयर कंडीशन ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ लेकिन ਤੁਸੀਂ देखो किस टाइम पे आके ये मुरम्मत यानी कि आप उस टाइम पे आके करने लगे हैं। देखे कितनी नाक़िस। एग्जैक्टली ये बड़े दिमाग है ना, बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए हैं ठंडे ठंडे कमरों के अंदर, बड़ी बड़ी कुर्सियों और बड़ी बड़ी मेजें रख के अंदर, लाखों रुपया तनख्वाह लेने वाले। ये जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये जो लोग हैं, इनको भी क्या लोड शेडिंग का सामना रहता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। डबल डबल फिर बनता है इनका ऐसा। देखो डबल डबल फेज लगे होंगे ने, डबल फेज, एक फेज गया दूजा ऑन कर लेता, दूजा नहीं गया तो कोई हो रहा है, कोई जुगाड़ लगाई होगी। यानी कि इनको लोड शेडिंग का इसलिए देखें, अगर डबल फेज नहीं भी लगा होगा तो उसके घर में बड़ा जनरेटर लगा होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ आप बड़े बड़े घरों में चले आप अफोर्ड कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, एक पिछली गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा सिस्टम शुरू करने का मंसूबा शुरू किया था। रहते पिछली गवर्नमेंट की। देखें जिसके जो अच्छे काम है मैं तो वो गिनवाऊंगा, इनको अच्छा लगे बुरा लगे मेरे बोलो पार्ट की जान। सोलर के ऊपर ये आया था कि सोलर सिस्टम, सोलर हर बंदा घर के अंदर लगाए, बिजली भी बेचे, अपनी भी बिजली पूरी करे, लेकिन उसके ऊपर कंसेशन दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन उस प्रोग्राम को शुरू नहीं किया गया। लोग अभी भी खरीद रहे हैं, लेकिन जिसकी जितनी ज़रूरत है ना, आप ये देखें 3 से 5 लाख के अंदर, यानी कि अगर 5 लाख रुपए वाला आप सिस्टम लेंगे तो आप उसके अंदर 3 पंखे चला सकते हैं, अपने घर को पूरा आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2-3 लाख रुपए वाला लेंगे तो उसके अंदर आप जो है वो 1-2 पंखे चला सकते हैं। अगर आपने लोड शेडिंग करनी है तो यार सोलर के ऊपर सब्सिडी दे दें, सोलर को जरा सस्ता कर दें, ताकि लोग जो हैं कोई अल्टरनेट तो कर सकें। देखें यूपीएस लोगों के घरों के अंदर लगे हुए, यूपीएस बिजली खींचता है, बिजली लेता है। आपकी मुसलसल लोड शेडिंग 10 घंटे की जिसकी आप बात कर रहे हैं, 10 घंटे यूपीएस चल ही नहीं सकता, यूपीएस चल ही नहीं सकता। असल में इन लोगों को लोड शेडिंग का मसला नहीं है, इनके घरों में तो लाइट आनी है जो प्लानिंग करने वाले हैं। मसला तो आप जैसे मेरे जैसे या रेडी वाले को है, या उस सेल्समैन को है जिसने अपनी दुकान से उठ के घर मुझे ना खबर को वाइंड अप करना है। मॉनसून की बारिशों होगी, बिजली हमारे घर से गायब होनी है। आपने अगर किसी टर्मिनल, एंग्रो टर्मिनल की सालाना मुरम्मत करनी है तो आपने बड़े आराम से कह दिया 10 घंटे बिजली गायब हो सकती है, वो भी हमें भुगतनी है, बिजली के भारी भरकम बिल भी हमें अदा करने हैं। तो फिर लेस्को क्या कर रहा है सारिफीन के लिए, ये क्या कुछ अच्छा कर रहे हैं? वो हमने लेस्को चीफ से जानने की कोशिश की, जिन्होंने हमारे से फोन पे बात करना लेस्को ने नहीं चुकिया। वो बिल दे उत्ते जेड़ा एक लिखा होगा ना कंप्लेन नंबर, ए हुणी लै वो हुणी टेस्ट कर लेने। अगर वो उथों एसडीओ चुक ले, मैं खुद भी ट्राई करके देख चुकी हूं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता कि किसी भी शहरी की, किसी भी सारिफ की दाद रसी इस नंबर के जरिए हो जाए। तो इनका तो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ बस एक नंबर गेम है कि आपने नंबर प्रिंट कर दी और तबले बजा रहे हैं, तबले बजा रहे हैं, तबले ऐसे ही है। चलें जी, पहली खबर की तरफ चले जाते हैं। मोबाइल फोन कॉल पर टैक्स लग गया है जी। 5 मिनट से ज्यादा बात करेंगे तो 75 पैसे देना होंगे। 5 मिनट तो एवं ही गुजर जाते हैं। खैर, ये तो यू टर्न की बार बार बात की जा रही है, बट सब क्या पहले सोच समझ के नहीं फैसला किया जाता? मैं तुसी दसो, ए पौने 3 साल दे विच आज तक कोई सोच समझ के फैसला होया? ये तो कोई एक फैसला दस जो सोच समझ के बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। फिर गल करांगा, फिर तुसी कहोगे फिर वो गैर पार्लिमानी गुफ्तगू हो जाएगी। मेरी गल सुनो, उन्होंने की फैसले किते होर होंदे ने, सिर सुनाए जाते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट हुकूमत कोई होर चलाती है, फैसले कितों होर लिखे हुए आते हैं। अब देखे ना आप आपने पहले कहा हम मोबाइल पे टैक्स नहीं लगाएंगे, मोबाइल कंपनियों ने इनको डंडा दिया है, सारा कुछ रिवर्ट हो गया है। अच्छा, अब मेरा ख्याल है मोबाइल कंपनियों के साथ इनकी हो गई होगी, पक्की गल है, साज़बाज़ हो गई। देखे ना 75 पैसे आप 5 मिनट, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 5 मिनट ते भाई जी ना एवं नॉर्मल जी गल है। और फिर अगर बहुत सारे लोग अपना कारोबार करते हैं टेलीफोन पर, बहुत सारे लोग, चले हाल अहवाल पूछना तो आप थोड़े से कॉन्शियस हो जाएंगे कि आपने थोड़ा कम ही टाइम बात करनी है। लेकिन जिन लोगों का बिजनेस या जिन लोगों का और नॉर्मली जो है वो टेलीफोन कॉल्स का पे इन्हसार रहता है, वो मुझे बता दे किस तरह। देखिए वो जेड़े हुन एक मैं तनिक दसा थोड़ी चेंजिंग कॉल पैकेजेस ना नहीं आ जाए, नहीं वो आएंगे, वो तो आएंगे ना। देखिए अब जो बिजनेस होता है ना, अब बिजनेस वाले या बाकी और बहुत सारे वो व्हाट्सएप पे चले गए हैं। ये कॉल जो है ना अब सानवी हैसियत रह गई है। कॉल जो करते हैं ना वो कोई मुंडे खुंडे करते हैं ने, मुंडे खुंडे ज्यादा शौक होता है लम्मी लम्मी काला करन दा। समझ तुसी रहे होगे ना, मैं नहीं कहना चाह रहा है, अभी मेरे तो बंदी ना लग जाए। मुंडे खुंडे कॉल ज्यादा करते हैं। बिजनेस जो है ना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, टाइम याद आ गया आपको? नहीं, मेरी हसरत ही रह गई जी फिर मैं ईमान नाल मेरे नाल वाल जिन्ने बंदे को मर्जी पूछ ले, मैं इस तरह का कोई काम नहीं किया है जी। लेकिन हाँ
नहीं रहने दो फिर एक पर्दा रहने दो, छोड़ो पर। लेकिन ज़्यादा जो बिजनेस है वो होता है व्हाट्सएप के ऊपर। ये अभी इन्होंने 75 पैसा जो है वो इसके ऊपर लगाया। आप ये देखिएगा ये आपके इंटरनेट के ऊपर भी लगाएंगे। अभी सिर्फ इन्होंने आपको टेस्टर लगाया है, देखते हैं कि इसका क्या नतीजा आता है। लेकिन लोगों ने कॉल करनी है, लोगों ने कॉल करनी है। तो आप ये देखें कि इसके अंदर से बिजनेस कैसा आएगा। असल चीज ये है कि आप जो फैसले कर रहे हैं इससे ये साबित हो रहा है कि आपके अंदर फैसला साजी की कुव्वत नहीं है। आपको फैसले करने के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके पास वो दिमाग नहीं है कि जो एक फैसला करने के बाद उसके ऊपर अड़ जाए। हाँ, एक फैसला उन्होंने किया है जितने खलोते ने मैं कहना होते उन्होंने सलूट मारना चाहिए कि भाईजान अपोजिशन के उत्ते बस चढ़ाई करके रखनी है, जड़ा मर्जी होवे सारा मुद्दा अपोजिशन ते पा देना। वो बच्चा बड़ा आसान हल होता है ना कि आप अपने ऊपर से चीजें उतार के दूसरों को जब पॉइंट आउट करने लग जाते हैं तो आपको बड़ा इनर सेटिस्फेक्शन महसूस होती है कि आप ठीक है और आपने दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल दिया। पर सारिफीन जो हैं वो चाहे बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ही भुगतना पड़ेगा। अब खबर में ये कह दिया गया है जी कंपनियां नए पैकेज तो ले आएंगी, लेकिन जितने मर्जी नए पैकेज आ जाए ये टैक्स की मद में जो है बोझ जो है आम सारिफ पर ही जाएगा। एसएमएस और इंटरनेट पर टैक्स टल गया है, सर्विस फराहम करने वाली कंपनियां नए पैकेज लेकर आएंगी। चलिए जी, अब नए पैकेज के बाद देखें क्या होता है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको महदूद अब करके मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज भारी भरकम आपको पैसे भरने पड़ जाएंगे। रूट परमिट से 65 करोड़ कमाई का हदफ, 80,000 ऑटो वर्कशॉप भी फीस वसूल की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने निजी ट्रांसपोर्टर से 1 जुलाई से रूट परमिट की नई फीस वसूल करने के बारे में जी अब सोच लिया है। बट सब कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, रूट परमिट मेरा ख्याल है इसकी मुझे कोई इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। असल इशू ये है कि आप देखिए शहर के अंदर 509 से ज़ायद वैगने हैं और 400 से ज्यादा छोटी बसें चल रही हैं। बट सब किरायों में कहा जा रहा है इजाफा होगा, तो वो लाजमी बात है। जब आप रूट परमिट बढ़ाएंगे तो जो जिनकी गाड़ियां हैं वो तो उसके अंदर किराए के अंदर इजाफा करेंगे। देखिए, बुनियादी तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्राहम करना किसकी जिम्मेदारी है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्राहम करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। एग्जैक्टली। मुझे याद है अच्छी तरह कि पहले गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट चलती होती थी, रेड कलर की बसेस होती थी, फिर उसके बाद वाल्वो बसें आ गई। शादरा से वो क्या कहते हैं लोहारी गेट तक आ रही हैं, लोहारी गेट पे स्टॉप होता था। अच्छा, फिर आगे शालामार बाग जा रही हैं। यानी कि सिस्टम होता था एक ट्रांसपोर्ट का, पूरा एक सिस्टम होता था जो हमने देखा है इस सिस्टम को। लेकिन अब हमें वो सिस्टम नजर नहीं आता। फिर वही फिर साबका गवर्नमेंट ने देखिए एक सिस्टम बनाया, आपको मेट्रो ला के दी, ठीक है महंगी है ये जो कुछ भी है वो बिल्कुल उसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन उसको मैनेज करना किसकी जिम्मेदारी है? आपने बसेस अच्छी ला के दी, पब्लिक अभी भी उन बसेस के अंदर सफर कर रही है, वो वाला सफर नहीं कर रही है, वो अभी वो गवर्नमेंट कहती है वो करेगी। लेकिन ट्रांसपोर्ट है ना, वैगनें जो चल रही हैं, आप किसी जाके खड़े जो उसके अंदर गाय भैंसों जानवरों की तरह लोगों को ठूसा ऐसे ही हालत ही नहीं है, और जो ड्राइवर है, जो गाड़ी की कंडीशन है, आप उस गाड़ी की कंडीशन देख लें, कानों को आप हाथ लगाएंगे कि ये गाड़ी अभी तक सड़क पर चल रही है। और रूट पर आप जरूर इजाफा करें कोई, लेकिन आप ये भी देखें कि ये जिम्मेदारी आपकी है। ये बड़े आराम से कह देते हैं कि रूट परमिट में इजाफा होगा और फिर ट्रांसपोर्टर्स कह देते हैं कि वो क्या करेंगे, किराए की मद में पैसे बढ़ा लेंगे, लोड शेडिंग होगी, भारी भरकम बिल आपने अदा करने हैं, फोन अगर आपने इस्तेमाल करना है टैक्स की मद में आपके ऊपर पैसे ज्यादा डाल दिए गए हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि ना होने के बराबर रह गई है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो जी आपको ज्यादा किराए अदा करने पड़ेंगे। आम शहरी की जिंदगी कहां पर है, कौन सोच रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा जी। अगली खबर भी कुछ अच्छी नहीं है। अगली खबर है जी, सेहत के मैदान से इलाज के लिए शहरी परेशान हैं और पहले कहा जा रहा है जी पैसे दें फिर आप अपने अपने रोते बिलकते मरीज को जो लेकर आए आपको उसके लिए व्हील चेयर मिलेगी। इस खबर को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ। मजीद कहते हैं सबसे ज्यादा अफसोसनाक चीज ये है कि वो लोग जो कि अपने मरीज़ को अस्पताल में लेकर आते हैं और मरीज़ की हालत इस तरह की होती है कि जी आप फ़ौरन उसको इमरजेंसी में लेकर जाना चाह रहे होते हैं, जैसे ही आप अपनी किसी भी ट्रांसपोर्ट से, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से अपने मरीज़ को उतार रहे हैं तो वहाँ पर आपको लोगों के तड़ले मिन्नतें डालने पड़ते हैं कि मरीज़ के लिए व्हील चेयर मिल जाए। और
सरकारी अस्पताल जो हैं, टीचिंग अस्पताल जिनमें बड़े बड़े सेहत सहूलियात के दावे किए जाते हैं, वो सहूलियात इमरजेंसी में अंदर जाके कितनी मिलती हैं वो तो पता चल जाता है, मरीज के बाहर से ही, गेट से ही कोई दादरसी करने वाला नहीं होता। बट साहब ये मनाजिर मुझे बता दें किस तरह से आप देख रहे हैं कि एक बूढ़ी औरत, यकीन माने दिल रोता है ये मनाजिर देख के। आप पहले ये मनाजिर देखें, यानी कि मेरा ख्याल है कि इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी कि एक बूढ़ी औरत, आयशा अगर वो क्लिप अगर आप दोबारा चलाएं प्लीज, वो जो बूढ़ी औरत वो जो जा रही है, आप वो चलाएं। मैं आपको बताऊं, अगर तो ये कोई गवर्नमेंट का बंदा देख रहा है तो मेरा ख्याल है कि उसको कम से कम मंडे को कम से कम असेंबली के अंदर ये ज़रूर उठाना चाहिए ये बात कि ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल आप जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि आप हेल्थ के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, हेल्थ आपकी प्रायोरिटी, आप हेल्थ कार्ड दे रहे हो, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। आप एक मरतबा ये फुटेज देख लें, एक मरतबा विजिट कर लें। मेरा ख्याल है कि अगर आपका सर खुद शर्म से झुक ना जाए तो फिर कहिएगा। अगर आपके अंदर ज़रा सी भी इंसानियत की रमक बाकी हो, ज़रा सी भी, अगर इस माँ की जगह या इस पेशेंट की जगह आप अपने किसी बंदे को रख लें कि अगर वो इस हालत में वहाँ पे जाए, अव्वल तो जाएगा नहीं, आपके लिए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपने अपने लोगों को ले जाना है, जहाँ पे आप सिर्फ अंदर ले जाने के भी जो उनसे हैं वो 1000, 2000, 10,000 भी दे देंगे, लेकिन इस पेशेंट को, इस माँ को, यानी कि इस माँ को, इस पेशेंट को जिसको अंदर जाने के लिए व्हील चेयर के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, लानत है। मैं आपको बताऊं, लानत है। हाँ, यानी कि मैं इस फुटेज को देखने के बाद, ये राव ने और अदनान ने जो दिखाया, मैं आपको बताऊं, मैं शर्म से मेरा सर झुक गया। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये हर हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। सेहत सहूलियात के दावे, आपने स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बना दिए, वो दावे कहाँ रह जाते हैं? आना इसके बाद आप मुझे बताएं, इसके बाद क्या कोई हैसियत रहे? और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये किसी एक हॉस्पिटल के अंदर नहीं है कि मैं ये कहूं कि ये कार्डियोलॉजी के अंदर सर्विसेज चले जाएं, किसी भी चले जाएं, जनरल हॉस्पिटल चले जाएं, यही हालात। वहां पे जो अमला खड़ा होगा ना, उस अमले के साथ माजरत के साथ उनको शायद मरना भूल गया, और उस हॉस्पिटल के एमएस को भी शायद मरना भूल गया। हमने बता दिया है कि शहर के हर टीचिंग हॉस्पिटल में ये हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? एमएस साहिबान क्यों नहीं इस पे नोटिस लेते? जगह जगह अस्पतालों में कैमरे लगे हैं, क्या उनकी नजरों से ये सब चीजें ओझल है? सर, सब चीजें हर बंदे को पता है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि आप किसी हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, आपको अब वो निकाल के प्रोग्राम मेरा देख लें, गेट से लेके बेड तक और बेड से लेके पेशेंट की वापसी एम्बुलेंस तक, अगर कोई आपको 1 रुपया भी छोड़ दे तो मैं कसूरवार हूं, मुझे आप जिधर मर्जी मुझे बिठा के सिर्फ ये बता दें, मैंने पहले दिन से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को ना बहुत गम, गुस्सा और उनका एक एग्रेशन देखा है, दूसरों पर निकाले। ये चीजें देख के कभी उनको कोई गुस्सा नहीं आया? कभी उन्होंने किसी की सरजनिश नहीं की है? मैं क्या कह सकता हूँ ना, ये तो वो चीजें जो डेली बेसिस की हो रही हैं, ये डेली बेसिस की पता है उनको, बट साहब ये सब कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल है लाजमी बात है, किस तरह हो सकता है कि ना पता हो, किस तरह हो सकता है कि ना पता हो वजीर सेहत साहिबा को, वजीर सेहत से मुतल्लिका जितने भी लोग हैं, ये विजिट करें, ये जाएं, ये देखें तो सही क्या हो रहा है। माने कि आयशा को 7 मैसेजेस लोगों के मौसूल हो रहे हैं कि उनका अपना बैड एक्सपीरियंस रहा है कि उनको बेड तक नहीं मिले हैं। ना लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं खुद ये चीजें भुगत चुका हूं। हम इसलिए डिस्कस नहीं करते हैं, इसलिए नहीं बताते हैं कि लोगों कहेंगे यार है तो मीडिया का बंदा नहीं, इनका तो काम ये। लेकिन ये किसने दिखाया है? ये तो रियलिटी दिखा रहे हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि बार-बार वो फुटेज दिखाएं कि वो जो माँ घसीट के जा रही है, और यार को खुदा दा खौफ खा लो, ऐसी जगह ताड़ी मां भी हो सकती है। और मैं आपको बताऊं, अल्लाह पाक का कानून जो है ना, वो बड़ा सख्त हो गया है, वो पे बैक अब उसी वक्त दे रहा है, अगले घंटे बाद, 2 घंटे बाद, हमें पता चल जाए ना, ये चीज हम सोच लेना कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है, आज किसी का वक्त है, कल आपका भी हो सकता है। तो ये चीजें फिर आप इंसान अपने बहुत सारी चीजें, बुराइयां जो है वो ठीक कर लेता है। ये जो कुर्सी पे लोग बैठ जाते हैं ना, मेरे ख्याल से ये सब कुछ भूल जाते हैं, ये ऐसे इल्यूजन में आ जाते हैं ना कि इनको इर्द गिर्द वाली चीजें सब एक
वो मैं कहती हूँ ब्लर नजर आ रहा होता है, ब्लर नहीं नजर आ रहा होता, अंधे हो जाते हैं, इनको नजर ही नहीं आता, क्योंकि ये यूज्ड टू हो गए हैं, इनकी नजरों के सामने से। मैं आपको बताऊं, जिस कॉरिडोर से हो जाना, नफ्स का मर जाना ना, ये वही कह रहा हूं ना, इंसानियत खत्म हो गई ना। जिस कॉरिडोर से वो माँ गुजर के जा रही है, जिस कॉरिडोर के अंदर वो मरीज पड़ा तड़प रहा है कि उसको कोई कुर्सी मिल जाए, कोई उसको डॉक्टर तक ले जाए। अच्छा, ये अब हमारा टॉपिक नहीं था, ये रूटीन की हम खबरें डिस्कस कर रहे हैं और लोगों की टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं पैनल पे कि कह रहे हैं कि जी हमने इनसे उम्मीदें भी छोड़ दी हुई हैं, अस्पतालों के हालात बेहतर नहीं हो सकते, ये नई चीजें वो कह रहे हैं, आप नहीं बता रहे। लोग ये चीजें भुगत चुके हुए हैं कि जिन सर लोग देखें, फिर जब हॉस्पिटल के अंदर लड़ाई होती है ना, फिर ये सारा पैरामेडिकल स्टाफ, ये डॉक्टर, ये सारे हड़ताल करके बाहर आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, इनसे अच्छा तो फिर भी कसाब है, वो कसाब जो जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाता है, उसके सर के ऊपर हाथ फेरता है, उसके बाद जो है उसको वो ज़िबा करता है। ये कसाब से, ये कहीं इससे आगे की चीज़ है। मुझे खबर वाइंड अप करने का कहा जा रहा है ये, लेकिन मनाजिर प्लीज हुक्काम बाला, महकमा सेहत के हुक्काम जो कि ठंडे कमरों में इस वक्त बैठे हैं, वो ये फुटेज जो है ज़रूर देखें, शायद उनका ज़मीर जाग जाए। अगली खबर हमने डिस्कस करनी है, बच्चों के साथ बदफेली के वाक़यात को हमने डिस्कस करना है, शहर में बढ़ते चले जा रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक ये भी खबर है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। इस तरह की खबरें डिस्कस करने का मकसद असल में सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोगों को जगाया जाए, ज़मीरों को झंझोड़ा जाए। बच्चों से बदफेली के वाक़यात में इजाफा और शहर लाहौर का पहला नंबर है, जगह जगह कैमरे लगे हैं। बट साहब क्या हो रहा है ये शहर में? मैं आपको बताऊं, इस बिगाड़ के अंदर माजरत के साथ हमारे टीवी ड्रामों का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है। आप हमारे टीवी ड्रामे उठा के देख लें, उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। अब ना पेरेंट्स को भी कुछ सीख के ना थोड़ा सा अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान देना पेरेंट्स चाहिए। बिल्कुल पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बच्चों को बताते भी हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये वाक़यात थम नहीं रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक टीवी के ऊपर वो ड्रामा दिखाएंगे जिसके अंदर इस तरह का वाक़या हो रहा होगा, और फिर आप क्राइम के सीन्स दिखाएंगे, इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है। बट सर ये तो हमने खुद अपने बच्चों के हाथों में दिए ना। सर बिल्कुल दिए, आप ठीक कह रही हैं, मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम अपने टीवी के ज़रिए हम क्या मैसेज कन्वे, हमने कोई इस तरह की कैंपेन चलाई है। मुझे याद है इस गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाई थी जिसके अंदर वो शहजाद रॉय साहब को उन्होंने लिया था कि अगर बच्चे के साथ कोई इस तरह हाथ लगाए, कोई इस तरह गुड और बैड टच का डिफरेंस, एग्जैक्टली गुड और बैड टच का। भाई आप अपने इदारों को मुतहर्रिक करें। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है, हमने इस तरह के वाक़यात को रोकना है, हुकूमत इसके लिए बड़ी मुतहर्रिक है, इंतजामिया मुतहर्रिक है, पुलिस मुतहर्रिक है, कभी किसी को मिसाल बनाया? कहाँ पे मिसाल बनाया आप मुझे बताएं। अच्छा, आप पहले तो ये अल्फाज वापस लें कि हुकूमत और पुलिस और सर ये बातें की जाती हैं ना, ये हम लोग माशरती बिगाड़ को खत्म कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि इस तरह की बदफेली के वाक़यात में जो लोग मुलव्विस हैं उनको अगर मिसाल बना के दुनिया के सामने लेकर आया जाए, खुद ब खुद ये वाक़यात जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। आप कैसे मिसाल बनाएंगी, कैसे मिसाल बनाएंगी? जब आप मिसाल बनाने की बात करती हैं, आपके सो कॉल्ड एनजीओ जोन सी हैं वो यहाँ पे मोमबत्तियां उठा के और बैनर्स उठा के जो है वो 1 मिनट से पहले सड़क पे आ जाती हैं कि ये जो है ये गैर इंसानी फेल होगा। इस तरह हमारे पास कम है, सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं जरूर इस पे एक स्पेशल प्रोग्राम भी करेंगे कि कौन जिम्मेदार है 68 वाक़यात हो जाना शहर में बदफेली के। इंतहाई अफसोसनाक अमर है, जहाँ पर शहर में आप कह रहे हैं कि जी हर चीज़ अच्छी चल रही है, वहाँ पर ये सब वाक़यात, कौन इस पे रिस्पॉन्सिबल है? थैंक यू सो मच भट्ट साहब। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करेंगे आज के सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स में सबसे पहले मेरे पास हैं कुछ मोबाइल और उनके रेट्स में आपको बताऊंगी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने मोबाइल ख़रीदना है तो कौन सा मोबाइल मार्केट में किस कीमत पर अवेलेबल है। ओप्पो रेनो 4 मोबाइल है और इसकी कीमत क्या है जी? अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो इसकी प्राइस है जी 84,999 रुपये में आप ये मोबाइल ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल है ओप्पो R17 Pro मोबाइल, 79,999 रुपीज़। ओप्पो F11 Pro मोबाइल है, 54,999 रुपीज़।
और अगर आपको चाहिए कुछ कम प्राइस का मोबाइल तो हमारे पास नेक्स्ट मोबाइल है Oppo F17 Pro मोबाइल 51,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। मोबाइल खरीदना है, आपने नहीं खरीदना, लेकिन आपने सब्जियां ज़रूर खरीदनी होती हैं क्योंकि हर रोज़ आप इसी टाइम प्लान कर रहे होते हैं घर में खाना क्या बनाना है। तो जान लेते हैं आज के भाव क्या है। मार्केट में मौजूद है हसनैन बताइएगा सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? जी, सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया है और जो सब्जियां हैं वो सरकारी नरकनामे के मुताबिक मंदरजा झैल रेट पर दस्तयाब हैं। जैसे कि आलू कच्चा नया है वो 3 रुपये इजाफा के बाद 58 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज जो है वो 3 रुपये इजाफा के बाद 33 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो टमाटर अव्वल है वो 37 से 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लहसन की बात की जाए तो जो लहसन है जी वो 130 और 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा अगर अदरक की बात की जाए तो अदरक की कीमतें जो हैं वो पिछले कई दिनों से मुस्तहकम हैं और वो 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा अगर खीरा की बात की जाए तो जो खीरा देसी है वो 37 से 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा अगर दीगर सब्जियों की बात की जाए तो जो करेले हैं वो 78 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। पालक 2 रुपये इजाफा के बाद 32 से 35 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह मेथी की अगर बात की जाए तो मेथी 177 किलो में फ़रोख्त हो रही है। बैंगन की बात की जाए तो वो 55 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। बंद गोभी जो है वो 32 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर फूल गोभी की बात की जाए तो जो फूल गोभी है वो 57 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च की बात की जाए तो शिमला मिर्च 95 से 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह लीमू देसी हैं जो वो 105 से 110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। मटर की बात की जाए तो मटर 130 रुपये फ़ी किलो। टिंडे की बात की जाए तो टिंडे जो हैं वो 115 से 120 रुपये फ़ी किलो। और इसी तरह अगर गाजर की बात की जाए तो जो गाजर देसी है अव्वल वो 110-120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर फलों की कीमतों की बात की जाए तो जो फलों में सबसे पहले अगर जिक्र किया जाए सेब का, सेब काला कुल्लू जो अव्वल है वो 160 से 165 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। जो केला अव्वल है वो 115 से 120 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दूसरी अगर फलों की बात की जाए तो जो आलू बुखारा है अव्वल वो 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। आम की बात की जाए तो जो अनवर लटोर है वो 110 से 115 रुपये फ़ी किलो। इसी तरह जो सिंदड़ी है वो 115 से 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। और अगर लीची की बात की जाए तो लीची की जो कीमतें हैं वो भी मुस्तहकम हैं पिछले कई दिनों से, यानी कि 210, 220 और 230 रुपये जी, थैंक यू सो मच हसनैन। सब्जियों की कीमतें आपने बताई। जिन्होंने आज सब्जी नहीं बनानी है उन्होंने गोश्त बनाने का प्लान किया तो मीट रेट्स मेरे पास है, मैं आपको शेयर बता देती हूँ, आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जी, ज़ेनत शॉप के ये रेट्स हैं। बीफ पर केजी यहाँ से आपको मिलेगा 590 रुपये किलो में। बीफ मिन्स आप खरीद सकते हैं 760 760 रुपये किलो में। मटन पर केजी आपको मिलेगा 1580 रुपये में। मटन मिन्स आप खरीद सकते हैं 1650 रुपये में। और इसके बाद ही चिकन के रेट, सरकारी रेट जिसको कहा जाता है, मार्केट में जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 202 रुपये में। और इसका बना हुआ गोश्त अगर आप खरीदना चाह रहे हैं 293 रुपये किलो में आपको मिलेगा। अब इसके बाद जी हमारे पास है एग रेट। सबसे पहले है रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस के मुताबिक 152 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल से अगर आप खरीदारी करेंगे 2 रुपये बचाएंगे तो 150 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी आप कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है गोरमे के रेट। गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं तो 151 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि आप बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। कहां सेल्स लगी हैं आपके साथ ब्रांड शेयर कर देते हैं। सबसे पहले सफायर पे अगर आप जा रहे हैं तो यहां पर अप टू 50% ऑफ। अगला ब्रांड है जी हमारे पास जेडो, यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ। अगर आप 1 पे जाएंगे यहाँ पर अप टू 50% ऑफ।
नेक्स्ट ट्रेंड है जी फोरकास्ट, यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ है। सो सेल्स आपने जान ली, अब आपको बता देते हैं माल का हाल। सो करेंसी रेट्स क्या हैं देख लीजिए। जी तो सेगमेंट्स आपके साथ हमने शेयर किए। अब ये टाइम जो है हमारी ब्रेक का है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आज के मेहमान स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और ये चीज़ें देख के आपको समझ तो लग गई होगी कि आज हम बात करने वाले हैं जो स्किन से रिलेटेड इशू हैं। चूँकि लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस मौसूल होते हैं तो लोग कहते हैं जी वो जानना चाह रहे हैं उनके मसाइल का हल क्या है। गर्मी बढ़ती चली जा रही है, आज तो कंपैरेटिवली अल्लाह ताला का शुक्र है मौसम अच्छा है, लेकिन आगे जब मानसून की बारिशें हुई तो स्किन की हिफाजत आपने किस तरह से करनी है। वो जो चिपचिपाहट वाला एलिमेंट आ जाता है, लोग उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो लोग ये कह रहे हैं कि जी स्किन पे उनके बहुत ज़्यादा पिंपल बन रहे हैं। गर्मी की शिद्दत से आपने अपनी जल्द को किस तरह से महफूज रखना है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां यूनिवर्सिटी जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, किस तरह से अपनी स्किन की हिफाजत कर सकती हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद हैं हमें वो गाइड करेंगी कि आपने स्किन की हिफाजत किस तरह से करनी है, खुशनुमा चेहरा कैसे नज़र आ सकता है। डॉक्टर इरीज खालिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है जो कि स्किन स्पेशलिस्ट है। अपनी मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा ये मौसम जो अब आने वाला हमारे शहर में हम देखेंगे कि जी बारिशों की भी प्रेडिक्शन की जा रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो स्किन पे जो चिपचिपाहट हो जाती है, कितनी नुकसानदेह? नुकसानदेह तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि वो आपके पोर्स को क्लॉग करती है। एक तरफ से वो स्वेटिंग होने की वजह से वो ग्लैंड्स हाइपर हुए होते हैं, वहाँ से आपको वो पसीना और उस टाइप की फीलिंग आ रही होती है। और क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेयर ऐसा है, ह्यूमिडिटी ऐसी है, तो क्लॉगिंग हो रही होती है। वो फिर उसमें एक्नी के बर्स्ट आउट्स होना और मतलब और डिफरेंट प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड हमें आ रहे होते हैं। सनबर्न्स भी बाज़ दफ़ा देखने में आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें उसके साथ डेफिनेटली एसोसिएटेड तो हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमने अपनी स्किन की हिफाजत इस गर्म मौसम में किस तरह से करनी है? लोगों को बाहर जाने के लिए स्किन पे हल्का फुल्का मेकअप भी इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर अगर आपका एक्सपोजर डायरेक्ट धूप में है तो आपने अपनी स्किन की हिफाजत किस तरह से करनी है? क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी रिजीम में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि आप क्लेंजिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें इस मौसम में, क्योंकि डेफिनेटली आप क्लॉगिंग को अवॉइड करना। तो यही तरीके, आप मेकअप अवॉइड नहीं कर सकते, बाहर निकलना अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन क्लेंजिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी डेली रूटीन्स में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ डे शामिल होनी चाहिए। क्लेंजिंग का भी प्रॉपर तरीके का डॉक्टर साहब लोगों को नहीं पता, कितनी देर आप फेस पे मसाज करते रहते हैं? आपने क्या प्रॉपर तरीका? इतनी देर मसाज नहीं करना कि आपकी स्किन हीट अप हो जाए। ठीक है, क्लेंजिंग का मतलब ये कि आपने सिर्फ बहुत लाइटली सा मसाज करके और आपने उसको वाइप ऑफ करना है। और गर्मियों के अंदर आप कोशिश ये करेंगे कि वाटर बेस्ड आप लें। ठीक है, ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स को यूज़ ना करें। मौसम के हिसाब से हमेशा वो अपनी प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ कर रहे होते हैं उनको चेंज करें। ठीक है, विंटर प्रोडक्ट्स हमेशा डिफरेंट होती है, समर प्रोडक्ट्स हमेशा डिफरेंट होती है। जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो भी इसी की ऑप्शन यूज़ करें? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्वेटिंग हर बंदे को हो रही होती है। ठीक है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई है फिर भी स्टिल आप ये देखें कि कोई भी बंदा आपको गर्मियों में कंप्लेन करता नज़र नहीं आएगा कि जी मेरे ड्राई पैचेस आ रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही। ठीक है, तो आप उसमें वाटर बेस पे रहें तो आप एक सेफर साइड पे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने मेन चीज़ जिसको अवॉइड करना है वो क्लॉगिंग है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कि अब आपने क्लेंजिंग कर ली, पोर्स को आपने ठीक रखा, और इसके अलावा कोशिश ये करें कि मतलब प्रॉपर क्लेंजिंग्स की तरफ जाएं, जिस तरह हाइड्रा फेशियल्स वगैरह हो गए जो आपके मंथ में एटलीस्ट वंस आप ज़रूर लें। ठीक है, डीप क्लेंजिंग हो जाती है, आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम से बच जाते हैं। दूसरी चीज़ है सन ब्लॉक, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस तरह से पानी पीना ज़रूरी है गर्मियों में,
उतना ही ज़रूरी सन ब्लॉक है। ठीक है, आपने उस पर भी यही ख्याल रखना है। अच्छा, कि आपने बाहर जाते हुए सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है, मेकअप से पहले भी आप कर सकते हैं अगर आप हल्का फुल्का स्किन आप दिन में घर पे भी हैं या इवन आप इन लाइट्स में भी हैं, सन ब्लॉक इज़ अ मस्ट। ठीक है, आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम चाहिए। आप जब भी सन ब्लॉक लें उसके ऊपर ये लाजमी देखें, क्योंकि एक सिंपल लोगों के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इतना मतलब डिटेल्स में जाएं कि कौन सी यूवी लाइट्स को वो कर रहे हैं प्रोटेक्ट। सिर्फ ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो और एटलीस्ट SPF 50 या उससे प्लस हो। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो आप उस पर देखेंगे कि सीबम कंट्रोल हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो सीबम प्रोड्यूसिंग है, लाइक आपने ऑयली ले लिया, आपने ये 3 चीज़ें चेक नहीं की हैं, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर लोगों को पता नहीं होती, उनको लगता है कि हम एक दफ़ा सन ब्लॉक लगा लेते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर होल डे। नो, ठीक है, उसका ड्यूरेशन इतना ही है कि वो 2 से 3 घंटे आपको प्रोटेक्शन दे। ठीक हो गया। सो यू हैव टू रिपीट इट एवरी 2 to 3 आवर्स। ठीक है, आप फ्रीक्वेंट करें। इवन विंटर्स में हम कहते हैं 3 to 4 आवर्स आप लगाएं, उसको रिपीट करें। ठीक है, समर्स में तो इट शुड बी एवरी 2 to 3 आवर्स। सही, तो ये सन ब्लॉक जो है आपकी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा, वो लोग जो कि धूप की छाइयों का कहते हैं कि जी हम बाहर सारा दिन धूप में फिरते रहे हैं, आज यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा बाहर काम था, तो ब्लैक से आपके फेस पे मार्क आ जाते हैं, और किस तरह से उसका खात्मा मुमकिन है? देखिए, पहली चीज़ तो प्रिवेंशन में आती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सन ब्लॉक आप नहीं लगाएंगे तो ये कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। डेफिनेटली आप एक्सपोज्ड हैं, आपकी स्पेशली जो चीक एरिया होता है, क्योंकि वो प्रोट्यूबरेंस होती है, तो उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है सन रेज़ का। लेकिन अब अगर आपने कोविड से बचने के लिए मास्क लगाया तो मेरे ख्याल से आप इससे भी महफूज रह लेंगे। बिल्कुल, लेकिन वो मास्क के अपने कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि मास्क की ज़्यादा देर आप जिन्होंने लगाए हुए हैं तो उनको एक्ने के बर्स्ट आउट्स हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मास्क जो है उसमें नायलॉन्स भी हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एलर्जिक टू दैट। ये बड़ा सारा दिन लोग गया। मुझे ये भी बता दीजिएगा मास्क आपको कौन सा इस्तेमाल करना है, क्योंकि लोग बाहर तो मास्क के बगैर अभी भी नहीं उस तरह से मूव। आप उसके अंदर अगर कॉटन में जाते हैं दैट इज़ रियली वेरी गुड। ठीक है, जो एक तो सिंथेटिक है उसमें मैं इस तरह से भी थोड़ा सा आपको कहूँगी कि कोशिश करें कि अवॉइड करें, क्योंकि मैंने उनकी प्रोडक्शन देखी हुई है। तो वो घरों के लेवल पे बन रहे हैं, ज़मीन पे बैठ के बन रहे हैं, हाथों से बन रहे हैं, हमें नहीं पता वो किन हाथों से गुजर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए ये कॉमनली चीज़ मुझे क्लिनिक में देखने को मिल रही है। वो बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ये प्रॉपरली ये सिर्फ एरिया है, ये अंडर चेन और चीक्स पे जहाँ पर आपका मास्क बेसिकली आ रहा है। ऊपर से लोग मास्क जो है दैट इज़ फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड जो हम ये यूज़ करते हैं। कितना लंबा अरसा रिपीट करते हैं? मेरा ख्याल है उसको कोई मैंने मोस्टली लोगों को देखा हफ्ता 10 दिन चल रहा होता है, इवन शेयर भी हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। ये एक बड़े मज़े की बात मैंने देखी है कि मतलब मैंने इवन बैंक्स में आप जाएं या कहीं जा रहे हो तो जिसके पास नहीं हो तो अपने दूसरे को कहते हैं प्लीज शेयर करवा दें। तो दिस इज़ नॉट द थिंग यू हैव टू शेयर। इस पे शेयरिंग ना करें, यहाँ पे कोई शेयरिंग केयरिंग नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए अपने अपने मास्क लें और ये बहुत ज़रूरी है। अगर कॉटन है यू कैन वॉश देम, आप उनको एटलीस्ट मतलब डिटॉल में एंटीसेप्टिक्स के अंदर आप उनको कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये सनबर्न के जो निशान है हम इस पे बात कर रहे हैं, सनबर्न के जो निशान है उसमें अब अगर आ गए हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके पास घर में मेलेस्मा एक ऐसी चीज़ है जो जितना पेशेंट को टॉर्चर करता है उतना डॉक्टर को करता है। सही कह रही हैं। वो अगर इसलिए बहुत मैं कहती हूँ बेहतर होता है कि आप उसके आने से पहले उसको हर चीज़ ट्रीट हो जाती है, हर चीज़ के हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं। इसमें हमें हिट एंड ट्रायल मेथड पे जाना पड़ता है और कोई डेफिनेट सोल्यूशन पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है, और उसके बाद होता ये कि लोग मिक्स क्रीम्स की तरफ चले जाते हैं जो और एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। एक आपको सन डैमेजेस हुए होते हैं, फिर आप स्टीरॉयड क्रीम्स के साथ जाके वो आपने मर्करी स्टीरॉयड की क्रीम्स मिक्स यूज़ कर ली हैं, उनके डैमेजेस अलहदा हैं, वो उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। इसलिए प्लीज़ वो चीज़ घर में ट्रीट करने वाली नहीं है। मैं उसके लिए आपको कुछ नहीं कह सकती आप घर में ये करें। सिर्फ जो घर में आप कर सकते हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं, सन ब्लॉक लगा सकते हैं, अपनी रिजीम अच्छी रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सही। इसके साथ साथ हम घरेलू टोटकों को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आपके पास सोशल मीडिया में बता दिया जाता है कि घर ये चीज़ पड़ी है, ये चीज़ पड़ी है, इसको मिक्स करके लगाएं। ये मुझे बताइएगा प्रैक्टिस कितनी इफेक्टिव है आपकी स्किन के लिए? बिल्कुल नहीं ठीक है। उसकी वजह ये है कि देखिए उन्होंने काम जो उनका सोशल मीडिया का काम है, उन्होंने सिर्फ आपसे व्यूअर्स लेने होते हैं। ठीक है, उसमें कंटेंट कितना रिलायबल है ये बिल्कुल ज़रूरी है कि ऐसा हो। आप
आपके पास डॉक्टर्स मौजूद हैं, हर बंदे के पास मेरा ख्याल इतना मुश्किल तो नहीं आप है। डॉक्टर के आप पास डॉक्टर जाकर के पास जाएं। डॉक्टर साहब, कंसर्न हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। स्किन केयर आपने किस तरह से करनी है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। गर्मी के असरात से किस तरह से आपने महफूज रहना है। अब गर्मी के असरात से तो आप महफूज रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ सबकी कोशिश ये होती है उनकी स्किन खुशनुमा नज़र आए, रंग गोरा नज़र आए। स्किन खुशनुमा नज़र आना, रंग गोरा आना, दो अलग चीज़ें हैं। रंग गोरा करने के लिए जितने इतने किए जाते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपकी स्किन अच्छी और फ्रेश नज़र आ रही है, रंग उस तरह से गोरा नहीं भी है, तो आप बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मुझे बताइएगा, स्किन को हमने खुशनुमा रखने के लिए क्या करना है? क्या उसके लिए भी क्रीम्स यूज़ करनी पड़ती हैं? आपको फेशियल्स वगैरह कराने पड़ते हैं? फेशियल्स देखें, फेशियल अगर आप उसको ट्रीटमेंट का पार्ट समझें तो हम उस तरह से उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लेकिन वो आपकी क्लेंजिंग के लिए डेफिनेटली आपके एक हेल्दी लुक के लिए, क्लॉग पोर्स के लिए वो बेहतर है और बहुत अच्छी चीज़ है। वंस अ मंथ तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी नहीं आप करें, क्योंकि जाहिर है कि उसके बाद अगर प्रॉपरली किसी ने क्लोज नहीं किए हैं आपके पोर्स तो फिर वो और प्रॉब्लम्स जनरेट होगी। स्पेशली जब हाइड्रा फेशियल्स की तरफ आप जाएं तो मैं यही कहूँगी कि आप बेहतर है कि डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करें। ठीक है, क्योंकि आप उनको पता है कि आपकी स्किन बेसिकली किस चीज़ से गुजर रही है, उन्होंने क्या चीज़ डिफरेंट करनी है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, तो वो एक बेहतर ऑप्शन होती है। बाकी अगर आप ओवरऑल आप डाइट की बात करेंगे तो पानी डेफिनेटली, हाइड्रेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओवरऑल हेल्थ के लिए, क्योंकि आपका उसी तरह बॉडी से लॉस भी हो रहा है, स्वेटिंग की फॉर्म में आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो हाइड्रेशन पानी की सूरत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इन एनी केस लिक्विड लें, बहुत ज़्यादा मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप फ्रिजी ड्रिंक्स की तरफ चले जाएं, वो और प्रॉब्लम्स जनरेट करेंगे। पानी को रखें, आप लेमनेड्स रखें, इनकी जितनी नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं, मतलब आर्टिफिशियल चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है। फ्रूट्स आप लें, वो बहुत अच्छी हाइड्रेशन मतलब के साथ साथ आपके फ्रूट्स नेचुरली बहुत ज़्यादा रिच्ड होते हैं वाइटामिन, और उनके साथ जो सीजनल हैं उनको लें, हर बंदे के लिए अफोर्डेबल है। बाकी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आपने चाह रहे हैं कि ग्लो हो, हाँ, आप इंटरनली जितना उनका ख्याल रखेंगे अपनी स्किन का, वो एक्सटर्नली उतनी ग्लोड नजर आएगी। सेफ मेडिसिन और क्रीम्स मौजूद हैं जिनसे आपका रंग गोरा हो सकता है? मेडिकली अगर आप देखें तो देखिए, स्टीरॉयड और मर्करी तो इन एनी केस दैट इज़ डेंजरस, वो तो बिल्कुल उसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है कि इसके बारे में बात हो। जो स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स है वो भी अगर डॉक्टर्स को बाज़ दफ़ा लगता है कि मेलास्मा को ट्रीट करें, लेकिन वो मेलास्मा के पेशेंट्स के लिए या हाइपर पिगमेंटेड एरियाज़ के लिए होते हैं। यहाँ भी आपके डॉक्टर का रोल आता है। बिल्कुल, आप पूरे फेस पे या पूरे हर जगह पे आप उसको मल लेंगे तो आप एक नई प्रॉब्लम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर को पता है कि उसने कितने ड्यूरेशन के लिए आपको यूज़ करवानी है, क्योंकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं है। अगर आप वाइटनिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो वी हैव अ वेरी हेल्दी वे एंड दैट इज़ ग्लूटाथायोन, ठीक है। वो वर्ल्ड वाइज यूज़ होता है, इट इज़ FDA अप्रूव्ड। उसके साथ बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। अब वो आपको एक प्लस पॉइंट वो ये देता है कि वाइटनिंग है, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट वाइटनिंग है। अगर आपकी डॉक्टर आपकी स्किन देख के आपको रिकमेंड करे, आप खुद से अगर नाम सुन लिया आप खुद से इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डोज क्या होगी, आपके बॉडी मास के हिसाब से क्या होगी, आपके एज के हिसाब से क्या होगी, और आपको डॉक्टर को कितना टाइम उसको कंटिन्यू रखना है। आप बस बहुत एक्स्ट्रा पे चाहिए, बिल्कुल नहीं एक्स्ट्रा। देखिए, किसी भी चीज़ को आप मतलब अनप्रोटेक्टेड यूज करेंगे या आप गाइडेड नहीं है तो वो प्रॉब्लम्स आपके लिए करेगी, और जब प्रॉब्लम करेगी तो आप किसके पास जाएंगे? तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही स्टार्ट ही उसको एक अच्छे तरीके के साथ करें, ठीक है। आप सुपरविजन में होंगे, आप सेफ हैंड्स में होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जनरेट। आपकी बातों से मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू है, आप अपना रंग गोरा करना चाह रहे हैं, स्किन के किसी भी मसले के पिंपल्स हैं, अगर आप अपने मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करके किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, कोई एक आपकी फ्रेंड कर रही है, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है, आपने भी करना शुरू कर दिया, आपकी स्किन उस टाइप की नहीं है, तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा नहीं बल्कि आपको नुकसान ही पहुंचेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर रीज, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। स्मार्ट नज़र आना चाहिए तो आप ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। तो जी, स्मार्ट हम अक्सर आपको बताते हैं, टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। हम फिटनेस एक्सपर्ट जो बुलाते हैं वो इसीलिए बुलाते हैं कि आप घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रख सकें और फिट नज़र आ सकें। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी वो वैसे तो बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ इस तरह से होती हैं, हिप्स, थाइस और लोअर पार्ट जो है बॉडी का, वो बहुत ज़्यादा उनका बल्कि और हेल्दी नज़र आता है। क्या वजूहात इसकी हैं, इसकी एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं, वो हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद हैं,
फिटनेस एक्सपर्ट रहमान अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है। थैंक यू रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉर्मली फिट भी नज़र आते हैं, ना तो उनकी बाजू ना तो उनका बेली फैट होता है, लेकिन लोअर पार्ट उनका बहुत ज़्यादा हैवी होता है, इसकी क्या वजह अच्छा, होती उसमें ये है कि सिमेट्री नहीं है, बैलेंस नहीं है। हाँ। अब बैलेंस करने के लिए होता ये है कि हम लोअर पोर्शन को इग्नोर करते हैं, जबकि सबसे बड़ा मसल आपका लोअर पोर्शन है, उसके बाद सेकंड मसल आपका बैक है। अब उसमें होता यह है कि 70% जो एनर्जी है वो यूज होती है। हम क्या करते हैं, नहीं यार आज ये रहने दो, वो कर लेते हैं, थाइज रहने दो। अब हमारा सिटिंग वर्क ज्यादा है, जो फैट है वो यहाँ स्टोर होती जाती है, मोबिलिटी खत्म होती जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो देर तक बैठ के पढ़ते रहते हैं, ऑफिस में बहुत सारे लोग बैठ के काम करते रहते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है। उन्हीं के साथ तो होता है, और जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं और उनका पोस्चर चेंज हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले स्टोर होती है यहाँ पे आपके ग्लूट्स पे, हैमस्ट्रिंग पे, और हमारी बेस ये है, हम इसको इग्नोर करते हैं, चलना इसी की बेस पे। जब तक इसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हम कैसे आगे मूव कर सकते हैं। सही। तो ये सबसे जो बेसिक वजह है, और सबसे जो कह लूँ कि जो आजकल जंक वगैरह चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे आके डायरेक्ट स्टोर हो जाते हैं, उनको जगह यहाँ मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम बता दें एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं जिससे हम लोअर पार्ट जो है अपना अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा है कि लोग ये समझते हैं कि वेट के बिना हम कम नहीं कर सकते, वेट के बगैर हम कम कर सकते। एरोबिक वर्कआउट हमारा अपना बॉडी वेट तो है, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, इसकी रेपिटेशन आप अप कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज आपने बहुत दफा देखा होगा, लेकिन इसमें परफेक्शन होनी चाहिए, हाई रेपिटेशन होनी चाहिए, कंसंट्रेशन भी मस्ट। शोल्डर लेवल वाइड आपने फुट पोजीशन करने हैं, और आपके नी और फुट फिंगर एक लेवल पे हो, आउटसाइड ना हो। अगर आउटसाइड करेंगे तो नी पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। आप स्ट्रेट आर्म कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है मुश्किल है तो चेयर सपोर्ट आप ले सकते हैं। मैं वैसे आपको दिखाने के लिए स्ट्रेट आर्म करूंगा। फर्स्ट स्लो मोशन में 1 2 3 15 रैप्स फॉर बिगनर। इसको आप 20-25 आप कर सकते हैं। जैसे ही आप करते हो आपके हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स मसल एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, मैं एज ग्रुप पे पूछूंगी, हर एज ग्रुप में कुछ 60 ये जो बॉडी वेट ट्रेनिंग है वो कर सकते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा जो जरूरी बात, जिनको आर्थराइटिस का या नी में पेन है, वो अगर उन्होंने वर्कआउट करना है तो नी पैड पहन के लो रेपिटेशन पे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स ऐसे क्लाइंट्स मैंने देखे हैं कि जिनको नी में पेन हो जाती है। तो नी पैड यूज करें और लो रेपिटेशन से 1 by 1 आप अप करते जाएं। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बताई। सेकंड एक्सरसाइज फॉर इनर हैमस्ट्रिंग के लिए, इनर स्क्वाट्स के लिए और ग्लूट्स के लिए, फुट पोजीशन वाइड, इसको लेके जाना है। आप नॉर्मली जितना आप वाइड कर सकते हो, होता ही है कि वेट के साथ, लेकिन हमने इसको विदाउट वेट करना है। हाथों को इस तरह क्लोज करें, देन स्ट्रेट आपने डाउन आना है। ये इनर मोबिलिटी के लिए, इनर हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए, ग्लूट्स के लिए, क्योंकि आपकी फैट स्टोर होती है हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स में, जिसमें आप डी शेप होना शुरू हो जाते हो। 15 रैप्स, फुट पोजिशन वाइड, और इसको आपने आउटसाइड लेके जाना है, क्योंकि हमने इनर्स को टारगेट करना है। 15 मिनिमम, इसको आपने डेली बेसिस पे बढ़ाना है, और ट्वाइस अ वीक में 3 दफा आप ये वर्कआउट कर सकते हैं। 2 एक्सरसाइजेज मैंने बताई है इफेक्टिव, क्योंकि वही एक्सरसाइजेज हम शेयर करते हैं जिनका रिजल्ट है। थर्ड एक्सरसाइज, लंजेस आपने करने हैं, वॉल सपोर्ट ले सकते हैं, चेयर सपोर्ट ले सकते हैं बिगनर, और अगर नहीं तो हाथ अपने साइड पे कर ले, स्ट्रेट कर ले, कोई कंपल्सरी नहीं है कि क्या करना है। 90 डिग्री बैंड लेग, 1 लेग फॉरवर्ड, 1 बैक, देन स्लोली डाउन। शुरू में ऐसा होगा कि पता नहीं मैं नीचे ही ना रह जाऊं, ऊपर आ ना सकूं, तो इसलिए इसको हाफ रेंज से हम स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3। अब इसको अगर मैं साइड से बताऊं तो आपके इनर हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, जिसकी वजह से डी शेप होता है, और क्वाड्स मसल्स। 10 रैप्स ईच साइड। एक साइड आपने कंप्लीट कर ली, देन आपने स्विच करना है दूसरी साइड में। चाहे हम प्रोफेशनल लेवल पे चले जाएं तो यही एक्सरसाइजेज है, लेकिन इसकी रेपिटेशन, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ओके, मैंने मूव किया, ये नहीं कि रहमान सर ने बताया तो हमने दूसरी साइड करनी नहीं है, तो इसलिए 10 रैप्स आपने स्विच करना है। ये इफेक्टिव एक्सरसाइज है। उसके बाद ये तो हो गया अपर पोर्शन। नाउ लोअर पोर्शन, स्ट्रेट पोजीशन, बॉडी अप, ब्रीदिंग सर्कुलेशन नॉर्मल, हाथ आप बैक पे कर लें ताकि आपका बैलेंस रहे। फुट पोजीशन शोल्डर लेवल, देन काफ रेस करना है, हील अप, 1, टच नहीं करना जब आपने नीचे आना है,
2 3 4 5 20 अच्छा, आपको reps। स्टे तो नहीं करना फुट अपने नीज जो है? नो नो नो, वो मशीन्स में हम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने बॉडी वेट ट्रेनिंग करनी है, इसमें यह है कि आपने फ्लोर पे टच नहीं करना। जैसे मैं बार बार आगे फ्लोर पे टच करता, मतलब री पंप वो नहीं करना। एक रिदम में मसल को एक रिदम देनी है और कंटिन्यूसली आपने इसको लगाना है। स्ट्रेट पोजीशन, देन हील अप डाउन, मिनिमम 20 रैप्स, क्योंकि ये हो गया अपर पोर्शन। लोअर पोर्शन को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, काफ मसल को। अच्छा, इससे ये आप देखने में बहुत आसान लग बहुत रही है। उसके लेकिन बाद ये मुश्किल है। होता है कि वॉक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जैसे आप चलते हैं जैसे आप गिरने लगे। बिल्कुल तो ऐसे ये ही। एक्सरसाइजेज इफेक्टिव हैं। बॉडी वेट ट्रेनिंग में हाई रेपिटेशन आपने जाना है डेली बेसिस पे। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूं 10 से 15 20, आप चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, ये एक्सरसाइजेज आपने करनी है, चाहे आप घर में करें चाहे आप बाहर करें। ठीक है। और ये एक्सरसाइज लोअर एब्स के बारे में मुझे कुछ बता दे, उसकी एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें ये है कि अब आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ। जी। जब आप लेग वर्कआउट करते हो तो आपका लोअर पोर्शन भी हिट होता है, ठीक तो है। इसलिए हमने इसको इग्नोर नहीं करना। ठीक। अब इसी के साथ हम ऐड कर सकते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में। जैसे मैं लेग वर्कआउट कर रहा हूं, मेरा नहीं दिल कर रहा कि मैं मैट पे जाऊं, तो इसको नॉर्मली पोजीशन को शोल्डर लेवल वाइड, आर्म स्ट्रेट, डिफरेंट इसके पोर्शंस हैं, लेकिन हमने इनर को हिट करना है आज। वाटर बॉटल, अगर नहीं वेट, अगर वो भी नहीं तो विदाउट वेट, हाथों को इस तरह आप ग्रिप कर ले, फुली टाइट, चेस्ट अप, कोर टाइट, देन राइट एंड लेफ्ट मूव। अगर मैं मूवमेंट करूंगा तो मेरा सेकंड मसल लेग भी इन्वॉल्व हो रहा है, मींस कि हम अपने एब्डोमिनल के साथ लेग को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, इनर मेरे मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, उन पे प्रेशर आ रहा है। सेकंड, मेरा थाइज भी मूव कर रहे हैं, मोबिलिटी बढ़ रही है, तो इसके साथ ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। 10 रैप्स ईच साइड, मूवमेंट मेरी बनती जा रही है। अगर इसी को मैं हाफ रेंज में करूंगा तो वो सिर्फ यहाँ तक प्रेशर रहेगा, हमने लेग के साथ इसको इन्वॉल्व करना है। ठीक है। अगर इसको मैं स्ट्रेट में करूं तो यहाँ तक मेरे प्रेशर आ रहे हैं, और अगर इसी को मैं प्रॉपरली मूवमेंट करूं, 10 ईच साइड, 2 3 10 ईच साइड, ये नहीं कि 10 1 करने आए तो फिर वो 5 5 बनेंगे। उसके बाद सबसे जो बेस्ट एक्सरसाइज है, इसको हम योगा में भी यूज करते हैं, ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ब्रीदिंग वैक्यूम। जब आपने ये वर्कआउट कर लिया, अब आपने रिलैक्सेशन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रेट पोजीशन में हाथ बैक पे, ब्रीद इन और सांस को रोकना है। आप स्विम करते हो उसमें भी ये करते हैं, योगा है उसमें भी आप ये करते हैं। अब उसमें बेस्ट ये है चेस्ट अप, कोर टाइट, ताकि आपका कंसंट्रेशन आपके एब्डोमिनल पे रहे। ओके, नाउ ब्रीद इन। एक्चुअली मैंने बोलना है तो इसलिए मैं बोलता रहूंगा, लेकिन आपने सांस रोकनी है। स्टार्टिंग 10 to 15 देर के लिए आपने स्टार्ट होता है 10 to 15 सेकंड। ठीक है। स्टेमिना बिल्डअप करना है, होता ये कि हमारा स्टेमिना बिल्डअप नहीं है, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, ब्रीदिंग सर्कल, बार बार आप सांस ले, उसको स्ट्रांग कैसे करना, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आपकी हो और ब्रीदिंग सर्कुलेशन को स्ट्रांग करना। ब्रीद इन, देन होल्ड, ये काउंटिंग आपने करनी है। स्टार्ट 10 सेकंड से होगा, फिर 15, इस तरह बढ़ता जाएगा। उसका फायदा ये होगा कि ड्यूरिंग वर्कआउट आपकी सांस इतनी नहीं फूलेगी। ठीक है। आफ्टर 1 वीक आपको पता चलेगा नाउ आई एम बेटर नाउ। तो ये कॉम्बिनेशन है इफेक्टिव यानी कॉम्बिनेशन। एकदम से नहीं होगा, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे जितना लेकिन ज्यादा। करने से है। अगर मैं डेली प्रैक्टिस नहीं करूंगा कुछ भी नहीं होगा। मैं भी डेली प्रैक्टिस करता हूँ, 2 टाइम वर्कआउट, इसको सारा कुछ करना, तो देन इस लेवल पे। बिल्कुल। अब इसमें यह है कि होम वर्कआउट में आपने ये कॉम्बिनेशन करनी, ये इफेक्टिव है। इसी प्रोग्राम को अपने पास रखें, एक एक चीज को नोट करें, विद इन 1 वीक आपको चेंजेस। अच्छा, अब इसमें कुछ गलतियां बता दीजिए जो नॉर्मली लोग कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम भी हो जाती है, जितनी एक्सरसाइजेज आपने बताई इसमें। Yes. क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि ये आपने पास सेफ रखें, इसको आपने रिपीट करना है। कहीं पर आपको लगता है कि ये नॉर्मली एक्सरसाइज करते हुए लोग ये गलती कर देते हैं, इससे आपने अवॉइड करना सबसे है। जो मेजर एक्सरसाइज है दुनिया में कहीं भी आप चले जाए, वो ये है कि जब आपने स्क्वाट्स करने हैं, वो अपने पाँव की पोजीशन और नी लेवल में मिस्टेक करते हैं। उसकी वजह से ये कि डायरेक्ट प्रेशर आपके नी में आता है। अब रॉन्ग क्या है, अब मैं स्क्वाट्स करने लगा हूं, मेरा नी लेवल ये आ रहा है और फुट फिंगर मेरी आउटसाइड हो चुकी है। अब इसी को मैं थोड़ा इस लेवल पे लेके आऊंगा। हाँ, ये चीजें हम इग्नोर कर देते हैं ना। एग्जैक्टली, उसमें होता ये है कि अच्छा मेरे नी में पेन होगी, अब इसको छोड़ दो, दफा करो, रहने दो। हमने ये नहीं करना, बहुत मुश्किल है।
उसका लेवल आपने ये करना है कि क्योंकि स्ट्रेंथ लेवल आपका सेंटर पॉइंट ये है, ये हैमस्ट्रिंग मसल्स, ये काफ मसल, ये आपका सेंटर पॉइंट है। ठीक है। आप प्रोफेशनल लेवल पे करना है तब भी आपका ये फुट फिंगर, ये नी लेवल, ये एक होना चाहिए, ठीक है। चाहे मेल है चाहे फीमेल्स हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिस्टेक करते हैं वो लंजेस है, आप सपोर्ट कर लें। अब इसमें भी फुट फिंगर अगर मैं इनसाइड करूंगा तो सारा प्रेशर मेरे नी पे आएगा। उसको आपने स्ट्रेट लेवल पे करना है 90 डिग्री। ठीक है। और बैक लेग आपकी थोड़ी सी वाइड हो, फिर प्रेशर डायरेक्ट आपके मसल्स पे आएगा, देन डाउन। जिसको आप इनसाइड में करता हूँ तो ठीक है। प्रेशर मेरा नी पे आएगा। ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि ये नी लेवल और फुट फिंगर ये एक चले लेवल। जी, ये हमारे पास टाइम कम है तो मैंने पूछा कि रहमान ने इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइजें बताई हैं, नॉर्मली जो लोग गलतियां करते हैं वो भी हम डिस्कस कर ले ताकि आप जो एक्चुअली एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका नुकसान नहीं बल्कि आपको फ़ायदा ही हो। थैंक यू सो मच रहमान, Welcome. बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए हैं लेकिन आपने टाइम निकाल कर अपने लिए, अपनी सेहत के लिए इनको रिपीट भी करते ही रहना, एक आधी दफ़ा करके छोड़ नहीं देना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।